पाठ 10 और पाठ 11 अनुसूचित क्षेत्र और संघ राज्य संबंध। सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा न होता तो क्या भारत एकजुट रह पाता? इसीलिए संविधान ने पाठ 10 और पाठ 11 में विशेष प्रावधान दिए। पाठ 10 तो अनुसूचित क्षेत्रों और पाठ 11 संघ राज्य संबंधों के बारे में है, सही कहा? बिल्कुल। पाठ 10 जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 244 और 244 अ। पाठ 11 संघ और राज्यों के संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक। पाठ 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। सबसे पहले पार्ट 10 समझाइए। पाठ 10 मुख्य रूप से 2 शेड्यूल से जुड़ा है। 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल मुख्य भूमि के जनजातीय क्षेत्र जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अनुच्छेद 244 1 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों पर लागू। अनुच्छेद 244 2 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों पर लागू। अनुच्छेद 244 अ असम में स्वायत्त राज्य ऑटोनॉमस स्टेट बनाने का प्रावधान। 5वीं अनुसूची की विशेषताएं। राज्यपाल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। उद्देश्य आदिवासियों की जमीन, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा। 6ठी अनुसूची की विशेषताएं। यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं जिनके पास कानून बनाने की शक्ति होती है। ये परिषद भूमि, विवाह, उत्तराधिकार, जंगल जैसे विषयों पर कानून बना सकती हैं। उदाहरण केस लॉ। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। पाठ 11 संघ राज्य संबंध अनुच्छेद 245 263। अब बताइए कि संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे बांटे गए? पाठ 11 3 प्रकार के संबंधों को कवर करता है। 1 विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशंस अनुच्छेद 245 255। अनुच्छेद 245 संसद पूरे भारत में कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए। अनुच्छेद 246 शक्तियां 3 सूचियों लिस्ट्स में बांटी गई हैं। संघ सूची यूनियन लिस्ट लगभग 100 विषय रक्षा, रेलवे, विदेश नीति। राज्य सूची स्टेट लिस्ट लगभग 61 विषय पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट लगभग 52 विषय शिक्षा, विवाह, वन। टकराव होने पर संघ का कानून प्रधान रहेगा। 2 प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस अनुच्छेद 256 263। अनुच्छेद 256 राज्यों को संघ के कानूनों का पालन करना होगा। अनुच्छेद 258 संघ अपने कुछ कार्य राज्यों को सौंप सकता है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए अंतर्राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं। 3 न्यायिक व्याख्या केस लॉ। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ 1963 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का ढांचा संघात्मक फेडरल है, लेकिन केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। आप सोचिए, अगर समवर्ती सूची न होती तो शिक्षा, विवाह और जंगल जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल कैसे बैठता? पाठ 10 हमें बताता है कि भारत अपने आदिवासी और जनजातीय समाज की रक्षा करता है, और पाठ 11 ये सुनिश्चित करता है कि संघ और राज्य मिलकर एक संगठित राष्ट्र बनाएं। यही है भारत की असली ताकत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 12 और पार्ट 13 वित्त, संपत्ति और व्यापार, जो भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत बनाते हैं। पार्ट 12 और पार्ट 13 वित्त, संपत्ति और व्यापार। सोचिए,
अगर देश की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब साफ न हो तो सरकारें चल ही नहीं पाएंगी। संविधान ने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूती दी है। यही भूमिका निभाते हैं पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे और पार्ट 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य। मतलब देश के पैसों से लेकर व्यापार तक का पूरा ढांचा यहीं से तय होता है। बिल्कुल। पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, अनुच्छेद 264, 300। तो पार्ट 12 में क्या क्या शामिल है? पार्ट 12 में सरकार की आय व्यय, कर वसूली और संपत्ति से जुड़े नियम दिए गए हैं। वित्त, फाइनेंस, अनुच्छेद 264, 291। अनुच्छेद 265 बिना कानून के कोई कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों का राजकोष कंसोलिडेटेड फंड होगा। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि कॉन्टिंजेंसी फंड। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की स्थापना हर 5 साल में। अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य आपसी सहमति से किसी योजना पर खर्च कर सकते हैं। संपत्ति प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 294, 300। केंद्र और राज्य दोनों के पास संपत्ति होगी। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि केवल कानूनी अधिकार है। अनुबंध और मुकदमे, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स। केंद्र और राज्य सरकारें अनुबंध कर सकती हैं। सरकार पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, जैसे किसी नागरिक पर। पार्ट 13 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, अनुच्छेद 301, 307। अब बताइए पार्ट 13 किस बारे में है? पार्ट 13 पूरे भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 301 भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागम स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 302 संसद व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है अगर राष्ट्रीय हित में जरूरी हो। अनुच्छेद 303 राज्यों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 304 राज्य भी व्यापार पर कर लगा सकते हैं लेकिन भेदभाव नहीं कर सकते। उदाहरण केस लॉ। आताबल्टी टी कंपनी बनाम असम राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापार पर टैक्स लग सकता है पर वह भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, अगर हर राज्य अपने हिसाब से व्यापार पर टैक्स लगाने लगे तो क्या पूरे भारत का बाजार एकजुट रह पाएगा? पार्ट 12 हमें सिखाता है कि बिना सही वित्तीय प्रबंधन के लोकतंत्र अधूरा है। और पार्ट 13 बताता है कि भारत में व्यापार सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं बल्कि एकता और विकास की कुंजी है। राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों का संतुलन ही भारत को मजबूत बनाता है। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 14 और पार्ट 14A, सेवाएं और अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, जहां सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। पार्ट 14 और पार्ट 14 सेवाएं और अधिकरण। सोचिए, अगर सरकार के काम करने वाले अधिकारी ही न हो तो न कानून बन पाएगा, न योजनाएं लागू होंगी। और अगर सरकारी कर्मचारियों के विवादों को सुलझाने के लिए कोई मंच न हो तो क्या न्याय हो पाएगा? इसीलिए संविधान ने बनाया पार्ट 14 सेवाएं, सर्विसेज। पार्ट 14 अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स। मतलब ये दोनों भाग सरकार की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं? बिल्कुल। पार्ट 14 सेवाएं, अनुच्छेद 308, 323। तो पार्ट 14 में क्या क्या शामिल है? एक, सेवाओं का दायरा, आर्टिकल 308, 313। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज आती हैं। अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानमंडल को सेवाओं से जुड़े नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 310 सेवाएं प्रेसिडेंट और गवर्नर के प्लेजर पर चलती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा,
ताकि उन्हें बिना कारण हटाया न जा सके। 2. संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आर्टिकल्स 315-323। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। काम: भर्ती परीक्षाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, इफ्स कराना, राष्ट्रपति को सलाह देना। स्टेट पीएससी भी राज्यों में इसी तरह काम करता है। कुछ राज्यों के लिए जॉइंट पीएससी भी हो सकती है। 8.14 अधिकरण ट्राइब्यूनल्स अनुच्छेद 323 और 323 बी। अब बताइए पार्ट 14A क्यों जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 से यह हिस्सा जोड़ा गया। उद्देश्य अदालतों का बोझ कम करना और विशेषज्ञ मामलों का जल्दी निपटारा करना। अनुच्छेद 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों के लिए। उदाहरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट। अनुच्छेद 323 बी अन्य ट्राइब्यूनल्स टैक्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शन मैटर्स आदि पर। केस एग्जाम्पल: एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्राइब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। आप सोचिए अगर यूपीएससी और पीएससी ना होते तो क्या सरकारी नौकरियों में समान अवसर और पारदर्शिता संभव होती? पार्ट 14 हमें बताता है कि प्रशासन चलाने के लिए कुशल और निष्पक्ष कर्मचारियों की जरूरत है। और पार्ट 14 दिखाता है कि न्याय पाने के लिए तेज और विशेषज्ञ मंच कितने महत्वपूर्ण हैं। यही दोनों भाग भारत की शासन प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे पार्ट 15 चुनाव यानी इलेक्शंस, जो लोकतंत्र की असली परीक्षा है।